हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कार्बा एनायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा एनायन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड, जिसमें मिल रही है आपको इतनी इंपॉर्टेंट इतनी अच्छी वीडियोस केमिस्ट्री की, जिससे आपके केमिस्ट्री के कंसेप्ट बहुत बूस्टअप हो जाएंगे और आप नेट IIT जेई मेंस जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्जाम की बहुत प्रॉपरली और अच्छे ढंग से कर पाओगे। मेन बात है बेसिक्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो जीओसी की आप सारी वीडियोस देखिए। इससे पहले हमने एक और रिएक्टिव इंटरमीडिएट डिस्कस कर लिया है। वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट का नाम था कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या है, उसके कितने टाइप हैं और उसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर क्या है। आप लोगों ने कुछ कमेंट्स बॉक्स में लिखे हैं बच्चों ने कि मैडम कार्बा एनायन फ्री रेडिकल्स, इनको भी डिस्कस कीजिए। तो चलिए आज हम फिर और एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कार्बा एनायन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होते हैं बेटा? रिएक्टिव इंटरमीडिएट वो होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और बीच में ही डिसअपीयर हो जाते हैं। हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं, लेकिन ये रिएक्शन की मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज ऐसा ही एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट हम डिस्कस करेंगे, कार्बा एनायन। कार्बा एनायन जैसा कि ये नाम बता रहा है, इट इज द एनायन ऑफ कार्बन। कार्बन ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, कार्बा एनायन, कार्बन प्लस एनायन। इट इज द एनायन ऑफ कार्बन, एनायन ऑफ कार्बन। ओके, ऐसा एनायन जिसमें कार्बन पर निगेटिव चार्ज है। ओके, एनायन इन विच एनायन in which negative charge is present. Negative charge is present on carbon atom. Negative charge किसके ऊपर प्रेजेंट है भाई? कार्बन एटम पर है। ठीक है, निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। मैं तो कहूंगी इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसमें ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज कंप्लीट, ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज कंप्लीट। कार्बन की ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, और नेक्स्ट इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक फिशन ऑफ कोवल एंड बॉन्ड। ये कोवल एंड बॉन्ड के हेटेरोलिटिक फिशन से बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक फिशन ऑफ कोवल एंड बॉन्ड। कार्बोकैटायन में जैसे कि हमने ये कह दिया था कि कार्बोकैटायन में कार्बन की हाइड्रेशन स्टेट जो है वो sp2 है। कार्बोकैटायन जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनार स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर प्लेनार स्ट्रक्चर होगा, लेकिन कार्बा एनायन में नहीं ऐसा होता। कार्बा एनायन जो है उसमें कार्बन एटम की हाइड्रेशन स्टेट sp2 भी हो सकती है, sp3 भी हो सकती है और sp भी हो सकती है। जैसे मैं आपको इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन की क्या होगी, कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है कार्बा एनायन में sp3 होगी, नहीं ऐसा नहीं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है कार्बन की कार्बा एनायन में वेरी कर सकती है, sp3 भी हो सकती है, sp2 भी हो सकती है और sp भी हो सकती है। कार्बोकैटायन की जैसा नहीं है कि कार्बोकैटायन में कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या थी, sp2 थी और उसका स्ट्रक्चर हमेशा कैसा है, ट्रायंगुलर प्लेनार। चलिए इसी बात को लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए ये कार्बन है CH2 और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसमें इस कार्बन एटम की हाइड्रेशन स्टेट क्या है, इसमें इस कार्बन एटम की हाइड्रेशन स्टेट जिसमें नेगेटिव चार्ज है sp3 हाइड्रेशन है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मैंने आपको CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस ये कार्बन आयन दिया तो इसमें कार्बन एटम की हाइड्रेशन स्टेट क्या होगी, sp2 होगी। अगर मैंने आपको ये आयन दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस तो इसमें कार्बन एटम की हाइड्रेशन स्टेट क्या होगी, sp होगी।
ठीक है। तो हाइब्रिडेशन स्टेट जो है वो कार्बन की कार्बन आयन में वेरी कर सकती है, sp3 भी हो सकती है, sp2 भी हो सकती है और sp भी हो सकती है। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कार्बन आयन में कार्बन हाइब्रिडेशन स्टेट फिक्स है, ये है, चेंज हो सकती है। इज इट क्लियर? दूसरा मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, भाई इलेक्ट्रॉन रिच तो है, कार्बन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कार्बन तो इनकम्प्लीट है, देखिए आप, ठीक है। ये हेटेरोलिटिक फिशन ऑफ बॉन्ड से बनता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये हेटेरोलिटिक फिशन ऑफ बॉन्ड से कैसे बनता है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। देखिए कोई एक कंपाउंड लेते हैं हम लोग, जैसे हमने ले लिया कीटो, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, एसीटोन ले लिया, प्रोपेनॉल ले लिया। अगर इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन अटैक करेगा, भी अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो इसके एक हाइड्रोजन एटम में अटैक करेगा, है कि नहीं? CH3 को हम ऐसे बना दें, आपको और क्लियर हो जाए। इसके हाइड्रोजन एटम पर अटैक करेगा तो इसकी H+ को ले जाएगा। अब H+ को ले गया तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसके पास रह गए? कार्बन के पास। फिर कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो 4 ही होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये कार्बन का है, ये कार्बन का और ये कार्बन का, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया उसके पास, से भी बॉन्ड टूटेगा तो जो हाइड्रोजन का था उसके पास रह गया। इज इट क्लियर? और इसी वजह से इस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो देखिए जब ये बॉन्ड टूटा तो आपके पास ये कंपाउंड बना CH3, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे रह गए जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। इज इट क्लियर? तो इस बॉन्ड का फिशन कैसा हुआ था बताइए? बॉन्ड इस तरह से टूटा था कि दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कार्बन के पास ही रह गए, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। इसका मतलब यहाँ हुआ था हेटेरोलिटिक फिशन ऑफ बॉन्ड्स। ओके, क्या हुआ था भाई? हेटेरोलिटिक फिशन। और कार्बन की अवस्था देखिए कंप्लीट है, कार्बन ने 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना रखे, तो हाइड्रोजन के पास एक कार्बन के साथ और इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है या टॉपपेयर कंप्लीट है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो हाइड्रोजन है इसके पास आ गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें क्या आ गया भाई? नेगेटिव चार्ज आ गया। इज इट क्लियर? तो इस रिएक्टिव इंटरमीडिएट को कहते हैं कार्बा एनायन। क्या कहते हैं? कार्बा एनायन। चलिए तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बा एनायन। देखिए कार्बा एनायन कितने टाइप का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बा एनायन, जिस तरह से कार्बोकैटायन के टाइप थे वैसे ही कार्बा एनायन के हैं। टाइप्स ऑफ कार्बा एनायन, सबसे पहला है मिथाइल कार्बा एनायन, 1 डिग्री कार्बा एनायन, मिथाइल कार्बा एनायन। नेक्स्ट 1 डिग्री कार्बा एनायन, 1 डिग्री कार्बा एनायन मतलब प्राइमरी कार्बा एनायन, सेकेंडरी कार्बा एनायन, सेकेंडरी कार्बन है, और थर्ड आपके पास है टर्शरी कार्बन, ठीक है। ये कार्बन के टाइप हैं, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, मिथाइल। मिथाइल कार्बन कैसा है? कार्बन हाइड्रोजन 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 मिथाइल, और इस पर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। प्राइमरी कार्बन R एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, जैसे एग्जांपल है CH3 CH2 माइनस, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन है आपके पास CH मिथाइल मिथाइल, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? जिस कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज है उस पर 2 अल्काइल, ठीक है। टर्शरी कार्बन है, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उस पर 3 अल्काइल है। कितने हैं? 3 अल्काइल, ठीक है। तो ये आपके पास है
कार्बन आयन के टाइप, प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी, टर्शियरी और मिथाइल कार्बन आयन। ये टाइप डिसाइड होते हैं जिस कार्बन में नेगेटिव चार्ज है उसका नेचर कैसा है, वो कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। इज इट क्लियर? इसके बाद टाइप ऑफ कार्बन एनायन के बाद हम आ जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को कौन डिसाइड करता है? आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको कार्बन एनायन क्या होता है और कार्बन एनायन कैसे बनता है और कार्बन एनायन के टाइप कौन कौन से होते हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं कौन सा थर्ड आपके पास है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की थी, फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में 3 फैक्टर थे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। इज इट क्लियर? यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होता। कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बन एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। यहाँ पर 3 फैक्टर ही हैं जो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। पहला है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और थर्ड फैक्टर है एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर, percentage of S character in the hybridization state of the carbon atom on which negative charge is present। तो ये 3 फैक्टर बेटा, यहाँ पर एक सिंपल सी बेसिक सी चीज है कि कार्बन एनायन अनस्टेबल क्यों है। कि कार्बन एनायन अनस्टेबल इसलिए है कि कार्बन पर क्या है, निगेटिव चार्ज। जैसे कार्बोकैटायन अनस्टेबल क्यों था, दैट इज ड्यू टू इट्स पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही कार्बन एनायन हाईली अनस्टेबल स्पीशीज क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई फैक्टर आकर इसके नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को डिक्रीज करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को डिक्रीज करेगा, इसका मतलब कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को डिक्रीज कौन करता है? नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को डिक्रीज करता है, बताइए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को वो क्या करेगा बेटा, वो फैक्टर क्या करेगा, वो फैक्टर स्टेबलाइज करेगा जो इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? इसके नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज, इंडक्टिव इफेक्ट में नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज इसलिए होगी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ओके, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या करेगा, कार्बन एनायन की इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को विड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, कार्बन एनायन के पास जो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी थी, जो नेगेटिव चार्ज था, उसको डिक्रीज कर दी। इज इट क्लियर? डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। फिर से सुनना, कार्बन एनायन जो अनस्टेबल होते हैं वो इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से होते हैं। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आके इसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर दे, कम कर दे। नेगेटिव चार्ज को कम करने का मतलब क्या हुआ, बोलो, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को कम करने का मतलब वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट, ध्यान रखना इस बात को, माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या करता है, इट डिक्रीजेस negative charge, negative charge of carbon anion। Therefore
increases stability of carbon and increases stability of carbon। ठीक है, तो मैंने कहा माइनस आई इफेक्ट जो है अगर किसी ग्रुप में है वो ग्रुप कार्बन में प्रेजेंट है तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट कार्बन आयन के निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर कार्बन आयन में कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए जो प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इंक्रीजेस नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन आयन, नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन आयन, नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, it increases negative charge of carbon, therefore increases, negative charge of carbon ion increase करेगा, decreases stability, ठीक है, stability of carbon ion, ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो क्या लिखेंगे हम, माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी, कार्बन आयन। माइनस आई इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और प्लस आई इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर और समझ में आएगा कि किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में अफेक्ट करता है। ठीक है, हमने ले लिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड मिथाइल कार्बन। बताइए इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, देखिए ये आपके पास मिथाइल कार्बन है, सही है, ये आपके पास 1 डिग्री, कोई भी 1 डिग्री ले सकते हो आप, 1 डिग्री कार्बन है, ये आपके पास 2 डिग्री कार्बन है, फ्रेंड्स ये आपके पास है 3 डिग्री कार्बन। तो भाई क्या हो रहा है कि हम जब यहाँ से इस साइड आ रहे हैं तो आर ग्रुप के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मिथाइल ग्रुप के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे कि आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करता है, प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर एक मिथाइल जो है वो कार्बन आयन में प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, यानी एक मिथाइल ग्रुप कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, ये 2 मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप यानी 3 अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, कार्बन आयन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, और मिथाइल कार्बन आयन में कोई आर ग्रुप है ही नहीं, यानी कोई प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करने वाला ग्रुप नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ से इस साइड हम जैसे गए वैसे क्या हुआ, वैसे प्लस आई इफेक्ट जो है अल्काइल ग्रुप का इंक्रीज हुआ, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। मैंने लिखा है प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, इज इट क्लियर। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीजेस, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कार्बन आयन पर बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन पर बढ़ जाएगा, और कार्बन आयन अनस्टेबल किसकी वजह से था, नेगेटिव चार्ज की वजह से। वही चीज आप बता रहे हो जिसके कारण वो अनस्टेबल है, इसका मतलब डेफिनेटली स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मिथाइल कार्बन आयन क्या है, ज्यादा स्टेबल है बिल्कुल। प्राइमरी कार्बन आयन उससे कम स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बन आयन उससे कम स्टेबल है, और टर्शियरी कार्बन आयन उससे कम स्टेबल है। इज इट क्लियर। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरा,
जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइनस आई इफेक्ट किस तरह से कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। देखिए ये आपके पास है बेंजीन कार्बन है, बेंजीन CH2 माइनस, इसमें हमने लगा दिया नाइट्रोजन, ओके। और यहाँ पर है आपके पास बेंजीन कार्बन है, यहाँ पर लगा दिया हमने पैरा पोजीशन पर CH3, और एक और ले लेते हैं जिसमें हमने बेंजीन CH2 माइनस कार्बन एनायन में लगा दिया OCH3। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन कई बार आए। तो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी भाई? नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा। मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या है? अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा। आप कहोगे ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, वो तो है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन एनायन का निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, इज इट क्लियर? उस निगेटिव चार्ज कार्बन के साथ क्या होगा? रिपल्शन होगा। निगेटिव चार्ज कार्बन आयन के रिपल्शन होने का मतलब ये निगेटिव चार्ज को क्या नहीं करेगा? स्टेबलाइज नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। भी जो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देते हैं, निगेटिव चार्ज को कम कर देते हैं, वो कार्बन आयन के क्या करते हैं? स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। देखिए नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया? नाइट्रो ग्रुप में आपको पता है कार्बन आयन में यहाँ क्या होगा? कि रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड क्या है बताइए? किसमें है? कॉन्जुगेशन में है। तो ये कार्बन आयन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और इसका निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपने देखा क्या आ जाएगा यहाँ पर बताइए? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर निगेटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा? उसके बाद ये वाले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज रेजोनेंस इफेक्ट से उस कार्बन पे पहुंच गया जिस पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है। अब ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा एंड स्टेबलाइजेस निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के निगेटिव चार्ज को क्या कर देगा? स्टेबलाइज कर देगा। इज इट क्लियर? माइनस आई इफेक्ट भी है इसमें, माइनस आर इफेक्ट भी है। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उसके निगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज भी करता है, मतलब माइनस आई या माइनस आर, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट एक्सर्ट करता है, क्योंकि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो कार्बन आयन के निगेटिव चार्ज को क्या कर लेता है भाई? डिलोकलाइज कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। लेकिन CH3 ग्रुप क्या है? अगर निगेटिव चार्ज यहाँ गया तो CH3 ग्रुप क्या करेगा? इसको और क्या देगा? इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी देगा, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी देगा प्लस आई इफेक्ट एग्जिट करेगा। इसका मतलब इंक्रीजेस निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज के अमाउंट को इंक्रीज कर देगा। निगेटिव चार्ज के अमाउंट की कार्बन आएंगे, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर देगा, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी यहाँ देगा, यानी यहाँ निगेटिव चार्ज आया था उसको क्या करेगा? उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यहाँ पर है माइनस आई इफेक्ट, लेकिन ऑक्सीजन के ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये कार्बन आयन का जब ये निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर यहाँ पहुंचेगा, डिलोकलाइज होकर रेजोनेंस इफेक्ट से जब यहाँ पहुंचेगा, तो इस निगेटिव चार्ज और लोन पेयर में होगा रिपल्शन। क्या होगा भाई? रिपल्शन। और निगेटिव चार्ज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, रिपल्शन हो गया, और रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसे क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच साइड हो गई ना, भाई इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, बल्कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज नहीं करेगी। इसका मतलब है स्टेबिलिटी का ऑर्डर है
नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस से इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कार्बन आयन पे कम हुई है, यानी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हुआ है, इससे कम स्टेबल हुआ है, और वो इससे उससे और कम स्टेबल हुआ है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी नाइट्रो ग्रुप है वो इंक्रीज कर रहा है, CH3 ग्रुप है वो स्टेबिलिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करता है, माइनस आई इफेक्ट। यही मैंने आपको बताया, माइनस आई इफेक्ट जो एक्सर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो एक्सर्ट करेगा, वो क्या करेगा, वो इफेक्ट क्या करेगा, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को बताता है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। फिर रेजोनेंस इफेक्ट से अगर कार्बन एनायन का निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, निगेटिव चार्ज कार्बन आयन का डीलोकलाइज हो रहा है, इसका मतलब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। देखिए, जैसे एग्जांपल है, हमने ले लिया बेंजीन कार्बन आयन, प्राइमरी कार्बन आयन है ये, उसके बाद ले लिया एलिलिक कार्बन आयन, है तो प्राइमरी कार्बन आयन 1 डिग्री, और फिर हमने ले लिया ये इथाइल कार्बन आयन, ये भी 1 डिग्री कार्बन आयन। लेकिन पहले और सेकेंड कार्बन आयन में रेजोनेंस इफेक्ट है, इस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये निगेटिव चार्ज है वो कार्बन का डीलोकलाइज होगा। देखिए कैसे होगा, ये आपके पास है बेंजीन, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैं आपको रेजोनेंस इफेक्ट बता रही थी, इसमें कि निगेटिव चार्ज इसका यहाँ पहुंचेगा। देखिए कैसे पहुंचेगा, इस कार्बन पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, नोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से इस पे निगेटिव चार्ज है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस इफेक्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। इसका मतलब पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपने देखा बेंजीन कार्बन आयन की निगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया, निगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर जाएगा। इसका मतलब अगला स्ट्रक्चर आपका बन गया, अगले स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आ गया। इज इट क्लियर? देखिए उस पोजीशन में पहुंच गया है कि नहीं, जहाँ पर पहले क्या टेस्ट था, पिछले एग्जाम्पल में नाइट्रो टेस्ट था, यानी पहले ऑर्थो पर आया फिर पैरा पर आ गया। अब देखिए अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दूसरा यहाँ जाएंगे, इसका मतलब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। यानी आपने ये देखा बेंजीन कार्बन आयन में रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या हुआ है, निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ। कितने कार्बन एटम पर, 1 2 3, और एक पे तो था ही, तो यहाँ पर इसको मिलाकर टोटल कितने कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 2 3 4, कितने पर हो गया, 4 कार्बन एटम। ऐसा ही एलिलिक में भी हुआ है, एलिलिक कार्बन आयन ऐसा है, एलिलिक कार्बन आयन में क्या हुआ है बताइए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में आ जाएंगे। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बना। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट की वीडियो अलग से डाली हुई है। तो आपने देखा कि निगेटिव चार्ज कार्बन आयन का कितने कार्बन में डीलोकलाइज हो गया, 2 में, यहाँ पर है, यहाँ पर, दोनों में रेजोनेंस इफेक्ट है, बेंजीनिक कार्बन आयन में भी और एलिलिक में भी, लेकिन यहाँ पर निगेटिव चार्ज ज्यादा कार्बन एटम में डीलोकलाइज है, यहाँ पर कम कार्बन एटम में डीलोकलाइज है। इसीलिए कौन सा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है ज्यादा, बताइए, इस कार्बन आयन में, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट इसमें कम है, और इसमें रेजोनेंस इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि कुछ कॉन्जुगेशन में नहीं है निगेटिव चार्ज के, इसीलिए क्या नहीं होगा, रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। और रेजोनेंस इफेक्ट से आपने देखा क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है, निगेटिव चार्ज कार्बन आयन का डीलोकलाइज हो जाता है, इसका मतलब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है।
तो बेंजीन कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, एलिनिक कार्बन आयन उससे कम है और मिथाइल कार्बन आयन उससे कम स्टेबल है। ठीक है, तो ये है आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट। आपने देखा किस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या हुआ गई, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन का डीलोकलाइज हो गया। अगला देखते हैं हम लोग परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर का परसेंटेज किस तरह से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिसाइड करता है। चलिए, ये आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और CH3 CH2 माइनस। देखिए, फिर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि कार्बन आयन में ऐसा फिक्स ही होगा कि हाइड्रेशन स्टेट जो कार्बन की होगी वो क्या होगी, sp2 sp3 होगी। sp भी हो सकती है, sp2 भी हो सकती है, sp3 भी हो सकती है। जैसा कि मैंने इसमें दिखाया आपको, इस कार्बन आयन में जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इसकी हाइड्रेशन स्टेट sp, इस कार्बन आयन में जिसमें नेगेटिव चार्ज है sp2 है, कार्बन एटम की हाइड्रेशन स्टेट को इस पे sp3। तो sp हाइड्रेशन में आपको पता है S का परसेंटेज कितना होता है, 50%। sp2 हाइड्रेशन में S का परसेंटेज कितना होता है, 33.33%। सॉरी, sp3 yes 33.33%। तीन ऑर्बिटल है, तीन में से एक S और sp3 में होता है भाई 25%। तो S का परसेंटेज ज्यादा होने से क्या हुआ, S का परसेंटेज ज्यादा होने से S ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के नजदीक है, जो साइड में छोटे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हाइड्रेशन में। इसका मतलब ये ऑर्बिटल ज्यादा, ये कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, आपने क्या रखा है पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, केमिकल बॉन्डिंग। sp हाइब्रिड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, sp2 की उससे कम होती है और sp3 की उससे कम होती है। क्यों भाई, क्योंकि sp हाइब्रिड कार्बन एटम में s का परसेंटेज ज्यादा है। s ऑर्बिटल का परसेंटेज ज्यादा होने से का मतलब उस ऑर्बिटल का परसेंटेज ज्यादा है जो न्यूक्लियस के नजदीक है, जो इलेक्ट्रॉनों को टाइटली होल्ड करके रखती है, इसलिए उस ऑर्बिटल का परसेंटेज ज्यादा है, तो क्या होगी, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। इसलिए तो sp हाइब्रिड कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। sp हाइब्रिड कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या हुआ, होने से ये हुआ कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबलाइज होता है देन कंपेयर टू द एटम व्हिच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp हाइब्रिड कार्बन एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है देन कंपेयर टू sp2 देन कंपेयर टू sp3। आगे बात समझ रहे हैं, फिर से सुनिए। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो sp हाइब्रिड कार्बन एटम, कार्बन आयन में कार्बन नेगेटिव चार्ज तो कार्बन पे ही होगा, लेकिन अगर sp हाइब्रिड कार्बन एटम पर होगा तो ये नेगेटिव चार्ज का होगा, ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि sp हाइब्रिड कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, वो नेगेटिव चार्ज को इजीली स्टेबलाइज कर लेती है, ज्यादा स्टेबलाइज कर लेती है। इसे क्लियर, वो नेगेटिव चार्ज को इजीली होल्ड कर सकती है, इसलिए ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बन आयन उससे कम है और ये कार्बन आयन उससे कम है। इसका मतलब जिस कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइड्रेशन स्टेट भी क्या करती है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करती है। अगर वो कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन आयन मोर स्टेबल है, अगर वो कार्बन एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन आयन लेस स्टेबल है। इज इट क्लियर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी आ गया, ये क्या करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और बढ़ा देगा। एक तो कार्बन ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऊपर से नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और बढ़ गई, तो कार्बन आयन लेस स्टेबल हो गया। टू बी यू कैन से इन ए वेरी शॉर्टकट मैनर, हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो फैक्टर, जो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन एनायन पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करते हैं वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, और जो फैक्टर कार्बन आयन के नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, या कार्बन आयन के नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करते हैं, वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं।
आई होप कार्बन क्या है, इसके टाइप क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और थर्ड कौन सा है बेटा, थर्ड परसेंटेज ऑफ एस्पेक्ट। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो आप इसके नोट्स बनाइए। ये नोट्स बहुत जरूरी है, ये आपको आगे तक काम आएंगे। हैंड रिटन आपके नोट्स हमेशा क्या है, हमेशा आपके वेल प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आप नोट्स बना लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके बाद मैं जीओसी का आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग नया टॉपिक लेकर आऊंगी। आई एक्सपेक्ट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, हैव ए नाइस डे।